गाइस, लास्ट टाइम जो है हम लोगों ने क्वेश्चंस को रिकॉर्ड किए थे और उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोगों ने जो रिकॉर्ड किए थे उनको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और कुछ बच्चे हैं हमारे घर में जो आप लोगों से हाय हेलो करना चाहते हैं। ये भांजे हैं हमारे, कुछ भांजियां हैं। एक एक भाई की भांजी, और दो दो भांजे हैं। एक तो बहुत चंटे छोटा वाला, तो वो तो अभी अंदर कुछ खेल कूद कर रहा है। थोड़ा जो उससे बड़ा है, जो तो होशियार सा, वो अभी आपके सामने है। इसका नाम है आदित्य। आदित्य बंगाल में रहता है, कोलकाता में। हाय गाइस। पढ़ने में बहुत होशियार है ये लड़का हमारा। बहुत छोटी एज में बहुत सिंसियर है और ये मामा को बहुत प्यार करता है अपने, और मामा को सच में बहुत मानता है। बहुत प्यारा। चलो बच्चों से हेलो कर लो। हाय। सब लोग हेलो करना है इसको। ये आप लोगों से मिलने भी आएगा क्लास में, और बहुत प्यारा है। चलो कभी तो मजाक बेटा एक बार। ये कवि है, मेरी प्यारी सी भांजी, और बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी, बहुत होशियार है। और ये बहुत अच्छी पढ़ने में, बहुत सिंसियर है। और एक अर्किल भी है। चलो बेटा एक बार जरा हेलो कर लो बच्चों से, सबसे सबसे हेलो कर लो। हेलो। हाँ, ये कवि है। तू इधर आ भाई। चल जल्दी आ ना इधर, क्या शर्माना इधर। चल हेलो। ये हाय। ये ये मैं अर्क हूँ है। मामू का गंदा वाला भांजा। ये बहुत गंदा है। सच इसको में अपलोड ना ये थोड़ा करियो। सा गंदा है ये। इसको तो अपलोड ना करियो। चुप। ये जो है, ये बहुत गंदा बच्चा है ये। तो अब आप लोगों से मिलने आएगा, आप लोगों से क्लास में मिलेगा आप लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ से हम लोग बातों को अपने आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या प्रोसेस है बच्चा। तो इसमें चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 410 देखिए। यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल को समाप्त होने से पहले अपना त्यागपत्र वो करना चाहें, तो वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बच्चा, वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आने वाले विषय पर नियम बना सकते हैं, संसद को एकमात्र अधिकार है। तो संसद को जो एकमात्र अधिकार है, ये इसका आंसर होगा, संघीय सूची के विषय पर वह कानून बना सकते हैं जिस पर उनको एकमात्र अधिकार है। अगर हम यहाँ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं, तो अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। तो ये अधिकार अध्यक्ष के पास है। लोकसभा के स्पीकर के पास ये अधिकार है कि वह लोकसभा के जो जो भी बिल हैं उसको वह धन विधेयक के रूप में परिभाषित कर सकता है। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो देखो बच्चों, जो स्थिति किसी भी देश के अंदर, हमारे यहाँ जो केंद्र के अंदर महान्यायवादी की स्थिति होती है, वही स्थिति राज्यों में महाधिवक्ता की होती है। तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा होती है। अगर आप देखो केंद्र में, तो केंद्र में नियुक्ति किसके द्वारा होती है, केंद्र में होती है महान्यायवादी की, और ये नियुक्ति होती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो वैसे ही राज्यों में किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, ए। भारत में संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन करता है। तो बच्चों, संयुक्त बैठक की जब भी अध्यक्षता होगी तो उसमें अध्यक्षता करेंगे कौन, हमेशा करेगा लोकसभा का स्पीकर, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास अधिकार है। राज्यसभा में सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसके पास है। तो राष्ट्रपति के पास है बच्चों, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है। राष्ट्रपति नामित कर सकते हैं। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण पिछली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था। तो ये किया गया था, देखो ये 1973 का जो जनगणना 1973 में इसको किया गया था, और जो सीटों का निर्धारण हुआ था वो 1976 में हुआ था, लेकिन 1971 की जनगणना के आधार पर इसका निर्धारण किया गया था, राइट। अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहता है, त्यागपत्र किसको देगा, उपाध्यक्ष को देगा। इन सारे क्वेश्चंस को याद कर लो बहुत ध्यान से, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में जो है, मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन से पूछूंगा, बहुत सारी बातें आपसे बनेंगी मेरी क्लास में, रेगुलर पूछूंगा। ये क्वेश्चन को बिल्कुल तैयार कर लेंगे आप लोग, क्योंकि आते ही कल क्वेश्चन पूछूंगा। जिनको नहीं तैयार है तो बेटा उनके लिए सख्त पनिशमेंट होगा। अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तो अधीनस्थ विधायन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो ये अधीनस्थ विधायन समिति है, इसका संबंध जो है बच्चों, ये राज्य के विधायन से है। आंसर होगा इसमें डी। निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। तो अध्यक्ष के चुनाव में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती। अध्यक्ष केवल लोकसभा चुन के आता है और लोकसभा के सदस्य उसका चुनाव करते हैं, तो इसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक लौटाने के लिए लौटा दिए जाने चाहिए कितने दिनों में। तो अधिकतम 14 दिनों के अंदर, 14 डेज के अंदर जो है राज्यसभा को लौटाना अनिवार्य है।
निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो बच्चों, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई मेंबर नहीं होता है और इसके अंदर जो होते हैं कुल होते हैं 30 सदस्य होते हैं और ये 30 के 30 सदस्य जो होंगे बच्चों, वो कहाँ से लिए जाते हैं? ये लोकसभा से लिए जाते हैं। इसी के साथ साथ में एक समिति और महत्वपूर्ण है, जैसे कि लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति के अंदर कुल सदस्य जो होते हैं उनकी संख्या होती है 22 और 22 में से जो 15 होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो ये प्राक्कलन समिति है, लोक लेखा समिति है और जो है लोक उपक्रम समिति है। ये सभी ये संसद की जो है आर्थिक समितियां हैं। ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ऐसे बिल पर विचार करने के लिए आयोजित की जा सकती है जो सदन ने पारित किया था, दूसरे सदन को निम्नलिखित से एक कितने तक लंबित रख सकता है? वह बेटा वो अधिकतम 6 महीने तक अपने पास वह बिल को रख सकता है अधिकतम। राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है और हर 2 साल पर जो है 1/3 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो 1/3 सदस्य जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं हर 3। अगर हम यहाँ से आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। तो अगला क्वेश्चन को देखिए, संसद में शामिल है कौन कौन? तो भैया संसद में कौन कौन शामिल है इसको देखते हैं। संसद में शामिल होते हैं 3 लोग। एक तो होता है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा के सदस्य और तीसरे होते हैं राज्यसभा के सदस्य। तो भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य कहाँ गया? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आंसर होगा आपका इसमें ए आंसर होगा। यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि यह निर्णय लेने का अधिकार केवल लोकसभा के स्पीकर के पास है। किसी भी विधेयक के बारे में, जो धन विधेयक के बारे में कोई भी जो निर्णय लेता है वो केवल लोकसभा का स्पीकर लेता है। संविधान का आर्टिकल 110 जो है धन विधेयक के बारे में बात करता है और इसके अलावा जो आर्टिकल 117 है वो वित्त विधेयक के बारे में बात करता है। जो पहला वित्त आयोग है इसका गठन कब हुआ था? तो पहला वित्त आयोग 1950 में गठन हुआ था। बच्चों, जो वित्त आयोग है वो संविधान के आर्टिकल 284 है संभवतः, थोड़ा सा शायद दिमाग पे स्किप कर रहा है, 280 या 284 है, 280 है संभवतः। अच्छा, मैं कंफर्म कर दूंगा, मैं जो कमेंट करूंगा उसमें कंफर्म कर दूंगा आपको 280 है या 284 है। तो उसमें वित्त विधेयक की बात, उसमें वित्त आयोग की बात की गई है और जो वित्त आयोग होता है इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा होता है और ये 5 वर्ष के लिए होता है। और इसका जो मुख्य कार्य है वो कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच जो संसाधनों का बंटवारा है उस पर ये अपनी सलाह देता है। तो इसी मुद्दे पर वो अपनी बातचीत करता है, अपनी वो रिकमेंडेशन देता है। मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये कौन करेगा भैया? ये प्रधानमंत्री करता है बच्चों। आंसर क्या होगा इसमें? प्रधानमंत्री होगा। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम अपेक्षित आयु क्या है? तो कम से कम वो 30 वर्ष का होना चाहिए। सॉरी, लोकसभा का सदस्य हो सकता है वो, तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए वो अधिकतम 25 वर्ष का हो सकता है। उसको होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए। 25 वर्ष से ऊपर वो चाहे कितने वर्ष का हो जाए, लेकिन उसको कितना कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। 1950 में हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1950 में हुआ। यहाँ से आगे देखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का अधिकार है। तो राष्ट्रपति जो होता है वो संयुक्त बैठक बुलाता है। क्या होता है ये संयुक्त बैठक बच्चों? तो जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर के गतिरोध हो, राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर कानून बनाना हो और राष्ट्रपति को लगता है कि इस बिल का पास होना जरूरी है, तो ऐसे में वो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है और इसी को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग। तो जो ज्वाइंट सिटिंग होता है ये संविधान के आर्टिकल 108 में इसकी बात की गई है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। केंद्रीय मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में। और अविश्वास प्रस्ताव जो होता है वो हमेशा अपोजिट जो पार्टी होती है, जो अपोजिशन होता है, जो विपक्ष होता है, उसके द्वारा रखा जाता है हमेशा। लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कितनी? बेटा गणपूर्ति का मतलब ये होता है, कोरम कहते हैं इसको। कोरम का मतलब ये है कि कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए कि लोकसभा की कार्रवाई को शुरू किया जा सकता है। तो कम से कम 1/10 सदस्यों का होना जरूरी है। यानी कि लोकसभा में जैसे कि मान लीजिए अगर 545 सदस्य हैं, 543 प्रेजेंट टाइम में हैं, तो उसमें से कम 54.3 का होना जरूरी है, 55 सदस्यों का होना जरूरी है, तभी कार्रवाई को लोकसभा के शुरू किया जा सकता है। दैट इज इंपॉर्टेंट। अगला है पॉइंट देखिए इसमें,
संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है। ये हमेशा कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, बराबर वालों में पहला होता है। मतलब प्रधानमंत्री भी देश का मंत्री ही है, लेकिन मंत्रियों में उसका विशेष स्थान है, तो प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा विपक्षी दल का नेता होगा, जो विपक्ष के दल का नेता होगा उसको रखा जाता है लोक लेखा समिति में। लोक लेखा समिति एक ऐसी समिति है जो कैग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है राष्ट्रपति के पास, उस रिपोर्ट की जांच करता है। कौन? लोक लेखा समिति। इसमें कुल 22 मेंबर होते हैं, 22 में 15-7 का रेशियो होता है, 15 होते हैं लोकसभा, 7 होते हैं राज्यसभा से। तो इसका नेता हमेशा कौन होगा? विपक्षी दल का नेता होगा। पहले अविश्वास प्रस्ताव, दूसरे कम से कम बच्चों, इसमें कम से कम 6 महीने का समय होना चाहिए। कम से कम कितने का? 6 महीने का समय होना चाहिए, कम से कम 6 महीने का समय होना चाहिए। आंसर होगा सी इसमें। संसदीय प्रकार की सरकार की एक विशेषता है, तो कार्यपालिका का नियत कार्यकाल होता है। कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है, संसद के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है। यही आंसर है बच्चों इसमें, डी। अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से? बेटा आकस्मिक निधि से, इमरजेंसी फंड से। अप्रत्याशित का मतलब ही होता है जो एक ऐसा खर्चा जो एस्टिमेट नहीं किया गया हो, जिसको हम लोग नहीं जानते, जिसको हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसमें बेटा विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। तो बजट सत्र, किसी विधेयक का निरूपण, कौन सा विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? किसी विधेयक निरूपण, बजट सत्र होगा, विधेयक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव, बजट सत्र और किसी विधेयक निरूपण का। बेटा इसमें बजट सत्र मानना आंसर बी, इसे बी मारना आप आंसर। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? राज्यसभा का 6 वर्ष के लिए। संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा कोई सदस्य नहीं होता? बेटा प्राक्कलन समिति में कोई मेंबर नहीं होता है, और मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। क्या भाई? भैया पढ़ ले ढंग से इसको। ये जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ ना बेटा, क्वेश्चन नहीं है, ये शायद तुम्हें जिंदगी है। पढ़ लो इनको ढंग से, याद कर जाओ सारे क्वेश्चन को, चाट जाओ इसको दिमाग में रख के। तुम इतने बेहतर छात्र बन जाओ कि तुमसे बेहतर कोई छात्र ही ना हो। भारत में से किस पर के खर्चे के लिए हर वर्ष बजटीय अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं होती है? किस पर बजटीय अनुमोदन की? बेटा आकस्मिक निधि पर खर्चे के लिए आपको जरूरत नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं आता है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन? तो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन है? भारत का महान्यायवादी। आप यहां से आगे आओ। संसद के विधेयकों के बारे में किस प्रकार का विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? उपर्युक्त सभी प्रकार के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आंसर क्या होगा आपका? इसमें आंसर होगा आपका डी। तो इस सभी प्रकार के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, सभी प्रकार के अधिकारों का। तो इसमें आंसर क्या होगा बच्चा आपका? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा को जनता द्वारा सीधे चुना जाता है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं, और एक और विकल्प है लोकसभा मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है। संसदीय प्रणाली, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा को जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। आंसर क्या होगा इसमें बेटा आपका? इसमें आपका आंसर होगा बच्चा ए। प्राक्कलन समिति के सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो बेटा मैंने पहले बताया आपको कि जो इसके सदस्य होते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, ये केवल और केवल लोकसभा से लिए जाते हैं। राइट, यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? तो लोकसभा से 30 सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। आंसर क्या होगा इसमें बी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो खैर योजना आयोग ही खत्म हो गया, लेकिन जब होता तो इसका अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री। अगर हम यहाँ से आगे बढ़ें तो राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो बच्चों राज्यसभा का कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए, लेकिन वो 2 वर्ष पे एक सदस्य क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? स्थायी समिति नहीं है तो बेटा ये जो होगी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। बाकी तीनों स्थायी हैं और इनका जो गठन हर साल पे होता रहता है। संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण करते हैं। संघ सरकार के मंत्री इनके प्रसाद के दौरान
तो बेटा देखो, जो संघ के मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति तो होती है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन वो किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। तो आंसर होगा डी, उसको बदलने का अधिकार भी किसको है? राष्ट्रपति को ही है। मंत्रियों के पद को, उनके जगह को, उनकी क्षेत्र को, उनके विभाग को बदलने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास है, और वो चाहेगा तो उसको उनके पद से हटा सकता है। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानून को बनाता है? तो कौन बनाता है कानून को? तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदन। आंसर होगा डी। लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में निम्नलिखित में से किस एक विधि को अपनाया जाता है? तो बेटा इसमें जो होगा, इसमें होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। जैसे 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को चुना गया था, तो इसको हम कह सकते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व। केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान करती है? वित्त आयोग की सलाह पर। संविधान का आर्टिकल 280 है, वित्त आयोग की सलाह पर। मैं श्योर हो गया हूँ, आर्टिकल 280 ही है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह सार्वजनिक मामलों का अनुभव वाला व्यक्ति हो। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है बच्चों लोकसभा के प्रति, ठीक है। अगर एक भी मंत्रिमंडल का सदस्य नेगेटिव मतदान कर दे तो सरकार गिर जाएगी। अगर कोई सरकार बिल लेके आ रही है और बिल पास नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी, लोकसभा भंग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आगे देखिए, हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया है? तो ये इसका जो नाम दिया गया लोकसभा को, ये 1974 में दिया गया है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। संसद किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण रखती है? महालेखा नियंत्रक परीक्षक के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? कटौती प्रस्ताव। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सही है? तो सही कौन सा भैया? तो इसमें सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू आए थे। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, दो देखिए ऑप्शन किस किस में? इसमें है। जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है, जवाहरलाल नेहरू के बाद देखिए तो इंदिरा गांधी एक होगा, दो के बाद एक। आंसर क्या होगा इसमें? सी होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? तो वित्तीय आपातकाल के दौरान। निम्नलिखित कौन सी मध्य समवर्ती सूची के अंतर्गत मानी जाती हैं? तो कौन सी मध्य समवर्ती सूची के अंतर्गत है? तो मजदूर संघ है, नागरिकता है, और इसका अगर हम आगे देखें तो यहाँ से अगर हम आगे देखें बच्चों, तो स्थानीय शासन है और अंतर्राज्यीय नदियाँ हैं। तो स्थानीय शासन जो है वो दोनों विषय का मुद्दा है। आंसर क्या होगा इसमें? आपका सी होगा। चलिए आज इस वीडियो को यहीं पर आराम देते हैं। रोज़ आपकी एक वीडियो आती रहेंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास समझ में आएगी। बेटा कोई भी डाउट हो उसको आप डिस्कस करो। देखो कंपटीशन में आपको सबसे बेहतर होना है। रोज़ कम से कम 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मैं आपके लिए रीजनिंग की क्लासेस भी डालने वाला हूँ, मैं आपके लिए मैथ की क्लासेस भी डालने वाला हूँ। क्वेश्चन हम रेगुलर करते रहेंगे, राइट। तो ये हमारा प्रोसेस चलता रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप इसको याद कर लो, इसको सीख लो, और यहीं से क्वेश्चन नंबर 467 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। मैं होप करता हूँ कि आप इसको याद कर लो क्वेश्चंस को। कल क्लास में पूछूंगा, किसी बच्चे को खड़ा करके क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, और अगर आप नहीं सुनाते हो तो बेटा आपके प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली के डेली क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट।